तो दोस्तों आमतौर पर पुलिस वाले पब्लिक को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन क्या हो जब पुलिस वाले खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। एक सीरियल किलर है जो कि एक एक करके पुलिस वालों को मार रहा है। वो कौन है और वो ये क्यों कर रहा है? क्या पुलिस वाले उसे पकड़ पाएंगे या फिर नहीं? तो इसके लिए तो आपको ये मूवी मेरे साथ देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलयालम इंडस्ट्री का एक सुपर हिट क्राइम थ्रिलर मूवी अंजाम पथीरा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं पहले ही मलयालम इंडस्ट्री का एक और क्राइम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ जिसका नाम है इरट्टा। उस वीडियो को 1000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उसे देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, जाके उसको देख लेना। तो चलिए साथ मिलके इस मूवी को एंजॉय करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कोई बंदा एक गली में कहीं जा रहा होता है और तभी अचानक उस गली का लाइट चला जाता है और हम देखते हैं उसके सामने एक वैन खड़ी होती है और उसके अंदर रेड कलर का लाइट जल रहा होता है। फिर वो उस गाड़ी के पास जाता है और तभी अचानक उसके सामने कोई वुल्फ का मास्क पहन के आ जाता है। वो उसे देख के डर जाता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर अगले सुबह हम देखते हैं दो मजदूर को एक लाश मिलता है। ये लाश उसी बंदे का होता है और हमें आगे जाके पता चलता है ये DYSP अब्राहम थे, यानी कि जिस बंदे का कल रात मर्डर हुआ वो एक पुलिस वाला था। और घटना स्थल पे ACP अनिल आते हैं और उनके फ्रेंड अनवर हुसैन को भी बुला लेते हैं क्योंकि वो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे। अनवर भी इस क्राइम सीन को अच्छे से देखते हैं और कहते हैं कि खूनी चाहता था कि ये लाश को जल्दी से जल्दी पुलिस को मिल जाए, इसीलिए वो उसे ऐसी जगह छोड़ा जहाँ इसे आसानी से लोग देख सकें। फिर प्राइमरी एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इनकी मौत का टाइम सुबह 6 बजे है और सीना चीर के दिल निकालने की वजह से इनकी मौत हुई है, लेकिन इससे पहले इनकी आंखें निकाला गया था। और सबसे भयानक चीज ये है कि आंखें निकालते टाइम ये जिंदा थे, यानी कि कोई बहुत ही बेरहम इंसान ही होगा जिसने इस घिनौना काम को अंजाम दिया है। इस केस को लीड डिप्टी कमिश्नर कैथरीन करती हैं। जिस जगह से DYSP अब्राहम का किडनैप हुआ उस जगह पे पुलिस जाके इन्वेस्टिगेशन करती है और देखती है वहाँ पे कोई CCTV भी नहीं होता है और जिस जगह से अब्राहम को किडनैप किया गया उसके आसपास बहुत सारे घर होते हैं। अनवर ये सोचते हैं कि अगर उसे किडनैप किया गया तो उसने चिल्लाया क्यों नहीं? अगर वो चिल्लाता तो किसी ना किसी को तो सुनाई देता है। तो ACP अनिल कहते हैं हो सकता है उसको क्लोरोफॉर्म दिया गया हो, लेकिन अनवर कहते हैं कि अगर कोई क्लोरोफॉर्म देता भी उसका असर होने के लिए मिनिमम 1 मिनट तो लगता ही है, तब तक तो ये चिल्ला सकते थे ना, लेकिन इन्होंने नहीं चिल्लाया। ये बात अनवर के दिमाग को खटकती है। डिटेल पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर कहते हैं DYSP अब्राहम के खून में नींद की दवाई मिली है, पर अब्राहम की बीबी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, यानी कि अब्राहम कभी नींद की दवाई लेते ही नहीं थे। तो हम ये मान लेते हैं कि ये नींद की दवाई खूनी ने अब्राहम को खिलाया होगा, लेकिन ये तो काम करने के लिए मिनिमम तो 1 घंटा लगेगा ही, लेकिन 1 घंटे से पहले ही वो तुरंत उनके साथ कैसे चला गया? लेकिन इस टाइम पे इसका जवाब पुलिस वालों को नहीं मिल रहा था। अगली रात को हम देखते हैं मनोज नाम का एक पुलिस ऑफिसर नाइट ड्यूटी कर रहा होता है, तभी उसके एरिया में भी लाइन चली जाती है और उसके सामने वो एक बहन को देखता है और वो भी उसके पास जाता है और उसके सामने भी कोई वुल्फ का मास्क पहन के अचानक आ जाता है और ये भी डर जाता है और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है ये सीन भी यहीं पे कट हो जाता है, यानी कि पुलिस ऑफिसर मनोज को भी खूनी ने किडनैप करके ले गया। लेकिन इस बार ये खबर पुलिस वालों को पता चल जाता है और वो जल्दी से जल्दी चारों तरफ सर्चिंग शुरू कर देते हैं। शहर में चारों तरफ सभी CCTV, ट्रैफिक कंट्रोल रूम, हर जगह सभी गाड़ी को चेकिंग किया जाता है, लेकिन कहीं भी पुलिस ऑफिसर मनोज नहीं मिलते। फिर अगले दिन मनोज की लाश DCP ऑफिस के बाउंड्री के अंदर मिलता है और इसे सबसे पहले DCP के ड्राइवर देखता है, पर इस बार कुछ अलग हुआ था। मनोज की लाश के साथ इंसाफ की देवी की एक मूर्ति भी मिलती है जो कि DYSP के लाश के पास नहीं मिला था। अनवर ये सोच में पड़ जाते हैं कि अगर दूसरे लाश के पास इंसाफ की देवी की मूर्ति मिली तो पहले लाश के पास क्यों नहीं मिला था? तभी वो जब पहले खून की क्राइम सीन की फोटो को देख रहे होते हैं तो तभी वहाँ पे उन्हें वो इंसाफ की मूर्ति दिख जाता है। वो पूरा नहीं दिखता, लेकिन उसका कुछ पार्ट बाहर नजर आ रहा होता है, यानी कि खूनी ने पहले लाश के पास भी इंसाफ की मूर्ति को रखा था। तो दोस्तों आपने भी कभी न कभी इंसाफ की मूर्ति को तो कोर्ट कचहरी
में देखा ही होगा, अगर असली में नहीं तो मूवी में तो देखा ही होगा। देखा होगा वहाँ पे एक मूर्ति हमेशा रहता है जिसकी आंख पे काले रंग का पट्टी हमेशा रहता है, तो उसे ही कहते हैं इंसाफ की देवी। लेकिन यहाँ पे जो मूर्ति मिलता है ना, उस मूर्ति के आंख पे कोई भी काले रंग का पट्टी नहीं था। और आम तौर पे इंसाफ की देवी की मूर्ति ग्रीक कलाकृति के हिसाब से बनाया जाता है, यानी कि उनका जो चेहरा होता है वो ग्रीक के लोगों के जैसा होता है। लेकिन ये वाला जो इंसाफ की देवी की मूर्ति मिला है, इसका चेहरा भारतीय नारी की तरह है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि यह मूर्ति को ऑर्डर देके किसी शिल्पकार के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इस मूर्ति को ध्यान से देखने के बाद भी इसमें कोई भी शिल्पकार का नाम नहीं लिखा होता है। और दोस्तों, ये डीसीपी ऑफिस में लगे सीसीटीवी को भी चेक करते हैं, लेकिन उन्हें सीसीटीवी में भी कुछ सबूत नहीं मिलता। और ध्यान से देखने के बाद उनको पता चलता है कि उनकी सीसीटीवी को हैक किया गया था और उनके फुटेज को बदल दिया गया है। तो अनवर के जानकार में एक हैकर होता है जो कि छोटे मोटे चोरी करता रहता है, तो वो उसे उठा के डीसीपी ऑफिस ले आते हैं और उसे इनकी डाटा को प्रोटेक्ट करने का काम सौंप देते हैं। हैकर इन्हें बताता है कि अगर वो आपका सीसीटीवी फुटेज को हैक करके नया फुटेज में बदला है तो वो बहुत ही शातिर हैकर होगा। मनोज की खून भी बिल्कुल उसी तरह से किया गया है जिस तरह अब्राहम का किया गया था, यानी कि सबसे पहले आंखें निकाला गया था और उसके बाद छाती चीर के दिल को निकाला गया था। और मनोज के खून में भी नींद की दवाई का ट्रेसेस मिलते हैं। फिर एसीपी अनिल और अनवर मूर्ति को लेकर उस एरिया में जितने भी ऐसे शॉप थे जहाँ पे ऐसे मूर्ति बेचा जाता था, वहाँ पे जाके पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें ऐसी मूर्ति नहीं मिलता। और वो आसपास में सारे शिल्पकार को भी पूछते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये मूर्ति आखिर किसने बनाया है। तो दोस्तों, फिर हम देखते हैं किसी एक थाने में एक लड़की आती है और हवलदार से कहती है कि मुझे थाने के अफसर से इंसाफ की मूर्ति के बारे में बात करनी है। पर हवलदार जब तक अंदर से अफसर को लेके बाहर आता, तब तक वो लड़की वहाँ से चली गई होती है। फिर हम देखते हैं डीसीपी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है और कहती है हर सुनसान गली में हम पेट्रोलिंग करेंगे और हम 2-2 की टीम बनाएंगे। रात को 2-2 पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हैं और डीसीपी और उनका ड्राइवर पॉल्सन एक साथ पेट्रोलिंग करते हैं। डीसीपी थोड़ा आगे चलती है और पीछे पॉल्सन स्कूटी पे आता है और दोनों फोन के जरिए एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं। तभी अचानक डीसीपी के पीछे एक वैन आता है और उस वैन में कुछ लफंगे होते हैं जो कि अकेले लड़की को देख के छेड़ रहे होते हैं, लेकिन डीसीपी गन दिखा के उनको भगा देती है। पर जैसे ही डीसीपी पीछे मुड़ के देखती हैं, जो उनका ड्राइवर पॉल्सन आ रहा था वो गायब हो गया था। फिर उसकी स्कूटी वहाँ पे पड़ी थी और उसकी मोबाइल। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि खूनी ने पॉल्सन को भी किडनैप करके ले गया। उसके बाद पॉल्सन के कैमरे में रिकॉर्ड किया गया फुटेज को चेक करते हैं। वहाँ पे हम क्लियरली सुन सकते हैं कि कोई एक बंदा पॉल्सन को कहता है कि हेलो पॉल्सन, मोबाइल यहाँ पे छोड़ दो, और वो बिल्कुल वैसा करता है और उसके साथ चला जाता है। यहाँ पे डीसीपी समझ नहीं पाते कि इतने आसानी से कोई किसी को कैसे किडनैप कर सकता है। थोड़ी ही दूर में मैं खड़ी थी, अगर वो थोड़ा भी शोर करता तो मुझे सुनाई देता। फिर हम अगले सुबह देखते हैं कि अनवर के घर एक पार्सल आता है और अनवर की बीवी जब उस पार्सल को ओपन करती है तो उसके अंदर से निकलता है डीसीपी की ड्राइवर पॉल्सन की लाश। दोस्तों, पिछली मौत की तरह इसको भी उसी प्रकार से मारा गया था, लेकिन इस बार यहाँ पे पुलिस वाले को एक फिंगरप्रिंट मिलता है। जब वो उस फिंगरप्रिंट की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है ये फिंगरप्रिंट कोकेन समीर का होता है। ये कोकेन को बहुत ही बड़े मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करता था। पुलिस को लगता है यही कातिल है। वो इसका फोन लोकेशन को ट्रेस करके जब इसके पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं ये अपनी बेड पे कई दिनों से मरा पड़ा है, यानी कि ये भी उस खूनी की एक चाल थी पुलिस को गुमराह करने के लिए। और एक दिन अनवर कॉफी पीते पीते हैकर वाले बंदे से बात करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उस कातिल को पकड़ सकोगे? तो वो कहता है कि मैं एक ऐसा डाटाबेस बना रहा हूँ जिस दिन भी मर्डर हुआ और अगर हर जगह पे कोई एक कॉमन गाड़ी दिख जाएगा तो ये हमें अलर्ट दे देगा, तो इसी तरह से हम खूनी को पकड़ सकते हैं। तभी अनवर देखते हैं वो जिस जगह पे कॉफी रखे थे उसी के बाजू में इंसाफ की मूर्ति भी थी और कॉफी की गर्म भाप की वजह से उस मूर्ति की कमर में उनको वहाँ पे अचानक एसके लिखा हुआ दिख जाता है। और हैकर चेक करके बताता है कि लेड कार्बोनेट यूज किया गया है, यहाँ उसको तांबे के साथ मिक्स करके ये मूर्ति बनाया गया है ताकि जैसे ही ये भाप के संस्पर्श में आया वो अपना रंग बदला और हमें एसके लिखा हुआ दिख गया। इसकी मदद से वो लोग असली शिल्पकार के पास पहुंच जाते हैं जिसने इंसाफ की मूर्ति बनाया है। वहाँ पे जाके जब उसको पूछताछ करते हैं तो वो कहता है 2 बंदे यहाँ पे आए थे और मुझे 5 इंसाफ की देवी की मूर्ति को बनाने का ऑर्डर दिए और वो मुझे बहुत
बहुत सारे पैसे देके गए, लेकिन बदले में वो मेरे आंख ले गए। यानी कि दोस्तों वो शिल्पकार को अंधा कर देते हैं ताकि वो आगे इनके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। और हम देखते हैं जो लड़की वो थाने पे गई थी ना, वो इसी शिल्पकार की बेटी थी। वो थाने तो गई थी, लेकिन तभी वहाँ पे खूनी का कॉल आता है और ये वहां से डर के चली आती है। तो दोस्तों 5 इंसाफ की देवी की मूर्ति बनाया गया है, यानी कि अभी तक 3 मर्डर हो चुके हैं और आगे भी 2 होंगे, क्योंकि हर लाश के पास वो एक मूर्ति छोड़ रहा है। फिर हम देखते हैं एक और पुलिस वाला जिसका नाम शरत है, उसे भी कातिल उसी के घर से उठा के ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली एक चीज होती है कि शरत बाकी पुलिस वालों की तरह आसानी से नहीं चला जाता, वो फाइट बैक करता है और इसे लेने के लिए कातिल को बहुत मुशक्कत करना पड़ता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि शरत का लाश मेट्रो पे मिलती है, लेकिन इसका हुलिया को बदल दिया गया था। और जब सीसीटीवी चेक करा जाता है तो पता चलता है कोई लड़की होती है जो शरत को मेट्रो पे ले जाती है और वहाँ पे छोड़ के चली जाती है। दोस्तों शरत के घर एक फिजिट स्पिनर मिला था और अनवर को लगता है कि ये खूनी का होगा। जब वो शरत को ले जा रहे होंगे तो तभी यहाँ पे गिर गया होगा, क्योंकि अभी तक टोटल 4 मर्डर हो चुके हैं और डीसीपी की टीम अभी तक कातिल को नहीं पकड़ पाया। इसीलिए ये केस उन लोगों से छीन लिया जाता है और एक स्पेशल टीम को दिया जाता है। शरत के खून में भी नींद की दवाई मिला है और एक नया चीज था कि शरत के खून में एक बीपी की दवाई भी मिलता है। और एक पुलिस वाला ये बात अनवर को बता देता है। अनवर को ये सुन के थोड़ा तो अजीब लगता है, फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है। वो लैपटॉप पे सर्च करके ये जानने की कोशिश करता है जिस नींद की दवाई सभी पुलिस वालों की लाश से मिला है, उस दवाई को और किस काम के लिए यूज किया जाता है। फिर उसे पता चलता है कि ये दवाई हिप्नोसिस के लिए भी यूज किया जाता है और वो ये चीज डीसीपी को भी बताता है। और यहाँ पे खुलता है एक राज कि दोस्तों आपने स्टार्टिंग पे देखा होगा कि एक वैन खड़ा होता है और उसके सामने एक वुल्फ का मास्क पहन के एक बंदा आता है और जैसे ही वो पुलिस वालों के सामने आता है तो पुलिस वाले उसे देख के अचानक से डर जाते हैं और पीछे से एक और बंदा आता है जो नींद की दवाई इंजेक्शन के द्वारा उसके शरीर में छोड़ देता है। फिर उसके सामने एक लाइट को जलाया जाता है जिसे वो जैसे ही देखता है हिप्नोटाइज हो जाता है। तो इसी तरह से इन्होंने सभी पुलिस वालों को किडनैप किया था। लेकिन आपको याद होगा शरत ने फाइट बैक किया था, वो आसानी से नहीं गया था किडनैपर के साथ, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले बीपी की दवाई खाई थी और उसे खाने की वजह से जब नींद की दवाई उसके शरीर के अंदर छोड़ा गया तो वो तुरंत काम नहीं किया, तो इसीलिए वो फाइट बैक किया था। लेकिन डीसीपी कहते हैं तो ये सब जान के हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे शहर में 1000 से ज्यादा लोग हिप्नोटिज्म को जानते होंगे, तो हम किस किस को पकड़ेंगे। फिर अनवर थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। फिर उन्हें अचानक उस फिजिट स्पिनर के बारे में याद आता है जिसे शरत के रूम से कलेक्ट किया गया था। कई साल पहले उन्होंने अखबार में देखा था एक मुजरिम जिसको कि पुलिस अरेस्ट कर रहा था, लेकिन वो खुशी से फिजिट स्पिनर हाथ में पकड़ के पोज दे रहा था। फिर अनवर उसी फोटो के माध्यम से जब पूरे स्टेट के डाटाबेस पे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस बंदे का नाम साइमन मंजूरन है, जो कि बचपन में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और वो यूके से कंप्यूटर इंजीनियर करके इंडिया वापस आया था। आने के बाद वो ज्यादातर टाइम कंप्यूटर के साथ बिताता था, लेकिन एक दिन उसके पापा ने उसे देख लिया। वो डार्क वेब में लोगों को टॉर्चर करके मारना या फिर टॉर्चर करना ऐसा वीडियो देख रहा था। वो साइमन को समझाए भी कि तू ये सब वीडियो मत देख, सुधर जा। लेकिन कुछ दिन बाद उसके माता पिता कहीं नजर नहीं आए। पड़ोसी ने पुलिस में कंप्लेन किया, तब जाके पता चला कि इसने अपने माता पिता को मार के फ्रिज में रख दिया था। और डाटाबेस में अभी ये दिखा रहा है कि इसको जेल में रखा गया था एक स्पेशल सेल में, लेकिन कुछ साल पहले उस जेल में आग लगने की वजह से ये मारा गया। लेकिन अनवर को लगता है साइमन अभी भी जिंदा है और वो ये बात स्पेशल टीम के हेड को जाके कहते हैं कि आप पता करिए कि साइमन अभी भी जिंदा होगा। फिर वो ये फोटो उस हैकर वाले बंदे को दिखाता है। वो बंदे देखते ही पहचान जाता है ये वही लड़की है जो शरत को मेट्रो में छोड़ के आई थी, यानी कि साइमन ही लड़की के भेष में मेट्रो में गया था। फिर वो ये प्रूफ के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड के पास फिर से जाते हैं और वहाँ पे उन्हें कहते हैं कि साइमन जिंदा है। लेकिन वो कहते हैं कि हाँ साइमन तो जिंदा था, लेकिन कुछ समय पहले तक। फिर हम देखते हैं कुछ समय पहले साइमन और
अरविंद एक दूसरे को गोली मार के सुसाइड कर लेते हैं और एक लेटर छोड़ के जाते हैं। और लेटर में लिखा था, अब इस मौत के खेल में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि पुलिस वाले हमको पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम दोनों ने ये सोचा कि इस खेल को यहीं खत्म करते हैं। पुलिस वाले इस केस को क्लोज कर देते हैं और मीडिया को बताते हैं कि कातिल मारा गया है। पर अनवर को अभी भी लगता है कि ये केस अभी तक अधूरा है। तभी अनवर को शिल्पकार का कॉल आता है और अनवर उनके पास जाता है तो वो बताते हैं, कल एक बंदा आया था, एक और इंसाफ की देवी की मूर्ति लेके गया जो कि मैंने सिर्फ मेरे लिए बनाया था, पर इस बार उसका चेहरा चुपके से मेरी बेटी ने देख लिया है और वो इसका स्केच बना चुकी है। जब अनवर उसका चेहरा देखते हैं वो शौक हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इन्हीं का बुक पढ़ाया जाता था। इनका नाम था डॉक्टर बेंजामिन लुइस। फिर अनवर इनके गांव में जाते हैं और उस गांव में जाके वो पता करते हैं बेंजामिन और उनके पापा और उनकी एक छोटी बहन थी। तीनों हंसी खुशी अपने घर में रहते थे, पर अचानक एक दिन उनकी बहन की तबीयत खराब होती है और वो उसे अस्पताल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि उनकी बहन प्रेग्नेंट हो गई है। बहुत पूछने के बाद उनकी बहन बताती है कि ये काम उनके चर्च का फादर का है। उनके गाँव में जो फादर है उनको सभी लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो बाहर से बहुत अच्छा इंसान है ऐसे दिखाते हैं। फिर बेंजामिन के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं शिकायत करने के लिए फादर के अगेंस्ट, लेकिन पुलिस वाले ने रिपोर्ट नहीं लिखा बल्कि कहा ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम जांच पड़ताल करते हैं फिर रिपोर्ट लिखेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज मार्क करना, यहाँ पे जो तभी पुलिस स्टेशन में अभी जो एससीपी अनिल है ना वो उस टाइम इंस्पेक्टर थे। फिर हम देखते हैं एससीपी अनिल जाते हैं फादर के पास और उनका केस रजिस्टर नहीं करने के लिए उनसे बहुत सारे पैसे घूस लेते हैं और उसके बाद वो बेंजामिन के घर पे आके उनके पापा को मार के उनसे झूठा स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि तुम ही अपनी बेटी के बलात्कार किए हो और अपनी बेटी को प्रेग्नेंट तुमने किया है। अपने बच्चों के जान के खातिर बेंजामिन के पिता ये मान जाते हैं और उनको पुलिस अरेस्ट करके ले जाता है। ये सारा चीज बेंजामिन और उसके बहन की आंखों के सामने होता है। कुछ दिन बाद बेंजामिन के पिता थाने में सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि ये अपमान वो सह नहीं पाते। दोस्तों आपको याद होगा चौथा खून जो हुआ था शरद का, जिन्होंने बीपी का टेबलेट खाया था, वो और एसीपी अनिल एक ही थाने में पोस्टिंग पाए थे उस समय। यानी कि अगर वो दोनों उस टाइम फादर के अगेंस्ट वो कंप्लेन रजिस्टर कर लेते तो बेंजामिन के पिता आज जिंदा होते। बेंजामिन के बहन को दिल्ली में एक कॉन्वेंट स्कूल को भेज दिया जाता है। फिर बेंजामिन 12th के बाद गाँव के कुछ भले लोगों के मदद के वजह से अमेरिका चले जाते हैं पढ़ने के लिए। ये सब जानने के बाद अनवर अनिल को कॉल करके कहता है, कई साल पहले तुमने जो गलत काम किया था आज उसी के वजह से इतने सारे पुलिस वाले मारे गए। फिर अनिल अनवर को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन अनवर वहां पहुंचने से पहले ही बेंजामिन अनिल को किडनैप करके ले जाता है। अनवर का लक अच्छा था कि वो तभी वहां पे देखता है कि एक कपल वेडिंग फोटोशूट कर रहे होते हैं, वो भी ड्रोन कैमरा से। तो उस ड्रोन कैमरा का फुटेज वो अपने पास मंगाता है और वो हैकर को भेज देता है। फिर वो ड्रोन फुटेज को देखता है तो वहाँ पे उसे एक वैन नजर आता है और वो देखता है कि वैन के साइड में कुछ हेमसेट करके लिखा हुआ है और उसने जो डाटाबेस बनाया था वहाँ पे भी वो डिटेक्ट होता है। जब 4th मर्डर हुआ था यानी कि शरद चंद्रन का जब मर्डर हुआ था तब ये वाला वैन उसके लोकेशन पे भी दिखा गया था। तो हैकर इसका ऑनर का नाम निकालता है और वो इसका लोकेशन अनवर को भेज देता है और अनवर कुछ पुलिस को लेके वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं बेंजामिन अनिल के हाथ पैर को बांध के वहाँ पे रखा है और वो उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ पे अनवर पहुंच जाते हैं और उन दोनों के बीच बहुत फाइट होता है और बाकी पुलिस वाले भी वहाँ पे आते हैं। लेकिन इस मारधाड़ में बेंजामिन अनवर के ऊपर हावी हो जाता है, वो उसका गला दबा के मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से डीसीपी कैथरीन आ जाते हैं और वो बेंजामिन के सर पे मार के उसको बेहोश कर देते हैं और बेंजामिन को अरेस्ट कर लिया जाता है और अनिल को बचा लिया जाता है। और पुलिस स्टेशन में जब बेंजामिन को पूछा जाता है वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका और उसकी बहन के साथ बचपन में जो भी हुआ था उसको ये मीडिया वाले मिर्च मसाला लगा के टेलीकास्ट करें। ये उसका निजी बदला था और वो इसे मीडिया के सामने नहीं आने देना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि बेंजामिन को कोर्ट में पेशी करने के लिए ले जाने वाला गाड़ी कोर्ट नहीं पहुंचता बल्कि एक सुनसान जगह पे जाता है और बेंजामिन के एनकाउंटर कर दिया जाता है। तभी अनवर को याद आता है कि बेंजामिन का बहन रेबेका का क्या हुआ। वो ये बात बताने के लिए अनिल को कॉल करता है तब, लेकिन अनिल उसका फोन नहीं उठाता। फिर अनवर अनिल के घर के लिए निकलता है और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की अनिल के घर जाती है और उनका डोरबेल बजाती है। फिर सीन यहाँ पे कट होता है, अनवर भी उस फ्लैट में पहुंच जाता है जहाँ पे अनिल रहते हैं और अनवर और उस लड़की
एक दूसरे के सामने से क्रॉस कर जाते हैं। फिर अनवर जैसे ही एसीपी अनिल के रूम के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं अनिल वहाँ पे मरे पड़े होते हैं। दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं, ये बेंजामिन की बहन रेबेका थी। बचपन में अनिल के लापरवाह की वजह से इन दोनों बच्चों ने अपने पिता को खोया था और आज इनका बदला पूरा हुआ। और उस फादर को ये लोग मारे हैं या नहीं वो इस मूवी में क्लियरली नहीं बताया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं जब ये पुलिस वाले को ढूंढ ढूंढ के मार सकते हैं तो फादर को भी वो कब का मार चुके होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को भी दबा दीजिए। अगले वीडियो के ऊपर काम चालू है, जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।